हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रोस्ट डायग्राम के बारे में। इसी कड़ी में रिडॉक्स स्टेबिलिटी डायग्राम का थर्ड पार्ट यानी कि पोरबैक्स डायग्राम को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन पोरबैक्सिस डायग्राम को ईपीएच, पोटेंशियल पीएच अथवा प्रीडोमिनेंस एरिया डायग्राम भी कहते हैं, जहाँ पर ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को। इन्हें प्रीडोमिनेंस एरिया डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन डायग्राम्स में पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए डोमिनेटिंग एरिया को डिस्कस किया जा सकता है। ये जो पोरबैक्स डायग्राम हैं, इन्हें 1938 में मार्शल पोरबैक्स ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन पोरबैक्स डायग्राम की सहायता से नेचुरल वाटर में विभिन्न जो स्पीशीज़ हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया जा सकता है। ये जो पोरबैक्स डायग्राम हैं एनवायरमेंटल और कोरिजन साइंस में क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का कोरिजन किस कंडीशंस में होगा अथवा नहीं होगा, इसको हम किसकी सहायता से बता सकते हैं, पोरबैक्स डायग्राम की सहायता से। अर्थात इसका डिस्कशन हम क्या कर सकते हैं, पोरबैक्स डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं। अगर हम अब बात करें कि पोरबैक्स डायग्राम होते क्या हैं, तो पोरबैक्स जो डायग्राम है पीएच और पोटेंशियल की कंडीशन में किसी स्पीशीज के थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अर्थात वो जो स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज पीएच अथवा पोटेंशियल की कंडीशन में ऊष्मागतिक रूप से स्थायी होगी, इसका या ऊष्मागतिक रूप से उसके स्थायित्व को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा ये पोरबैक्स डायग्राम। इस पोरबैक्स डायग्राम में पीएच को सदैव एक्स एक्सिस पर और अपचयन विभव के मान को कहाँ रखा जाता है, वाई अक्ष पर रखा जाता है। अपचयन विभव के मान जो है दो तरह से दर्शाए गए हैं, एक तो पॉजिटिव वैल्यू और दूसरी क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो यदि किसी स्पीशीज़ के लिए अपचयन विभव का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि वो स्पीशीज़ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अर्थात वो स्पीशीज़ क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। इसी तरह यदि किसी स्पीशीज़ के लिए अपचयन विभव का मान क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वो स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अर्थात क्या हो जाएगी, प्रबल अपचायक हो जाएगी। अब हम पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो भी लेफ्ट साइड में जो है वो क्या होंगी, लो पीएच होगी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को। और इसी तरह पीएच के जो राइट साइड के मान हैं वो क्या होंगे, हाई पीएच, हाई होंगे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पोरबैक्स डायग्राम जो है आयरन का एग्जाम्पल लेते हुए इसका डिस्कशन करते हैं। तो पोरबैक्स डायग्राम ऑफ आयरन, तो इस पोरबैक्स डायग्राम आयरन के जो पोरबैक्स डायग्राम में नेचुरल वाटर में जो आयरन की विभिन्न स्पीशीज़ हैं, जैसे कि Fe+3, Fe+2, FeOH थ्राइस, फेरस हाइड्रोक्साइड, पोटेंशियल और पीएच की कंडीशन में इन सारी स्पीशीज की स्टेबिलिटी रेंज क्या होगी, इसका डिस्कशन हम किस में कर सकते हैं, आयरन के पोरबैक्स डायग्राम में। या आयरन का जो पोरबैक्स डायग्राम है इन्हीं सब स्पीशीज की स्टेबिलिटी रेंज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, इन स्टेबिलिटी रेंज को शो करेगा। तो आयरन की जो है नेचुरल वाटर में कुछ अभिक्रियाएं जो हैं संपन्न होती हैं, जिनको हम क्या करेंगे, इस पोरबैक्स डायग्राम की सहायता से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 रिएक्शन है जिसमें Fe+3 आयन जो है एक्वस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, विलयन अवस्था में है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो किस में बदल जाते हैं, Fe+2 आयनों में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें FeCl3 है, एक्वस फॉर्म में है, उसका सोल्यूशन है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeCl2 में। तो इस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान कितना है, E0 0.77, जो क्या है, धनात्मक वैल्यू है। तो ये जो अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, Fe एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है, Fe+2 में। अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में H आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है,
अर्थात इस अभिक्रिया में एच आयन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो अभिक्रिया होगी पीएच पर निर्भर नहीं करेगी। ये अभिक्रिया क्या होगी? केवल रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो पोरबैक्स डायग्राम में इस रिडॉक्स अभिक्रिया को सदैव एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें अगर हम देखें इस डायग्राम में तो इसे किसके द्वारा दर्शाया गया है? ए बी लाइन के द्वारा। ये जो ए बी लाइन है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है Fe+3 और Fe+2 जो स्पीशीज है, इनके बीच में क्या है? एक बाउंड्री लाइन का काम करती है। तो इस बाउंड्री लाइन से ऊपर यानी कि अपचन विभव का मान क्या हो? यदि 0.77 से अबव हो, तब ये कौन सी स्पीशीज जो है स्टेबल हो जाएगी? Fe+3 जो है वो स्थायी होगी और उसका जो प्रीडोमिनेंस एरिया है वो ये वाला हो जाएगा, चित्र में दिखाया हुआ है। इसी तरह इस ए बी जो लाइन के नीचे का एरिया है, अर्थात अपचन विभव का मान क्या है? 0.77 से कम है, तब कौन सी स्पीशीज मेजर हो जाएगी? Fe+2 स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी, जिसे इस प्रीडोमिनेंस एरिया के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया गया है। अर्थात अपचन विभव के मान जब कम होंगे तो कौन सी स्पीशीज स्थायी होगी? Fe+2 क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, जिसमें Fe+3 आयन वाटर एक्वस फॉर्म में है। ये वाटर से अभिक्रिया करके किस में बदल रहा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन कलर का क्या बना रहा है? प्रेसिपिटेट बना रहा है, और साथ में इसमें क्या निकल रहे हैं? 3 एच आयन। अगर हम Fe जो रिएक्टेंट है Fe+3 आयन है, इसकी ऑक्सीकरण अंक देखें और जो प्रोडक्ट बना है फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसका ऑक्सीकरण अंक देखें तो सेम है। इसमें भी Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें भी क्या है? Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह वाटर में भी H जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इधर H आयन जो बन रहे हैं उसमें भी H की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन अंक में परिवर्तन नहीं होता है तो ये अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में H आयन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अर्थात H आयन जो है वो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? एसिड बेस रिएक्शन। तो इस पोरबैक्स डायग्राम में इन एसिड बेस रिएक्शन को एक वर्टिकल लाइन के द्वारा क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चित्र में ये CB लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। तो CB लाइन जो है उसके लेफ्ट साइड में कौन सी स्पीशीज स्टेबल होगी? Fe+3। अर्थात जब pH वैल्यू क्या हो जाएगी? लो होगी, विलयन जो है अम्लीय होगा, तब कौन से आयन स्थायी होंगे? Fe+3। परंतु अगर हम pH बढ़ा दें तब क्या हो जाएगा? Fe+3 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeOH थ्राइस के ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। अर्थात स्टेबल कौन सी स्पीशीज हो जाएगी? FeOH थ्राइस। तो इस पर्टिकुलर जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट साइड का एरिया जो है उसमें Fe+3 स्थायी है, और राइट साइड में जो है वो किसका प्रीडोमिनेंस एरिया है? FeOH थ्राइस का, और इसमें कौन सी स्पीशीज स्थायी होगी? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब हम पढ़ते हैं थर्ड अभिक्रिया, जिसमें FeOH थ्राइस जो है H आयनों के साथ अभिक्रिया करके किस में बदल रहा है? Fe+2 में। तो इसमें जो है Fe जो है उसकी ऑक्सीकरण अंक FeOH थ्राइस में सॉलिड स्टेट में है, ये इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? +3। और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe+2 सॉल्यूशन फॉर्म में बन रहा है। इसमें इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2। तो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात Fe जो +3 ऑक्सीकरण अंक अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है? Fe+2 में। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में H आयन भी काम में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? pH डिपेंडेंट। क्योंकि ये जो अभिक्रिया है pH डिपेंडेंट भी है और ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन भी हो रहा है, तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रिडॉक्स एंड एसिड बेस रिएक्शन। पोरबैक्स डायग्राम में इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सदैव एक स्लोपी लाइन के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात pH बढ़ती है तो उसके लिए अपचन विभव का मान क्या हो जाता है? घट जाता है।
चित्र में इसे BD लाइन के द्वारा क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो BD लाइन है Fe+2 आयन और FeOH थ्राइस के लिए क्या है, बाउंड्री लाइन है। तो इस BD के लेफ्ट साइड में कौन से आयन स्थायी होंगे, Fe+2, और इसके राइट साइड में कौन सा यौगिक स्थायी होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे जैसे हम pH कम रखते हैं तब क्या होगा, Fe+2 स्टेबल हो जाएगा, अर्थात अम्लीय विलयन में कौन से आयन का स्थायित्व होगा, Fe+2 आयनों का। यदि pH बढ़ा देते हैं अर्थात विलयन क्या कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं, क्षारीय कर देते हैं, तब इसमें कौन से यौगिक स्थायी होंगे, FeOH थ्राइस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें Fe+2 जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया करके इसमें बदल रहा है फेरस हाइड्रोक्साइड में, और इस अभिक्रिया में 2 H आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब इस अभिक्रिया को भी अगर हम देखें तो इसमें रिएक्टेंट जो है, क्रिया कारक जो है, उसमें Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 है, और जो उत्पाद बन रहा है उसमें भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये अभिक्रियाएं क्या होंगी, रिडॉक्स अभिक्रियाएं नहीं होंगी। इनको हम क्या कहेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। और ये जो अभिक्रियाएं वो क्या होंगी, ओनली pH डिपेंडेंट होंगी। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पोरबैक्स डायग्राम में एसिड बेस रिएक्शंस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन के द्वारा। तो इसमें पोरबैक्स डायग्राम में ये DE के द्वारा क्या किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो DE जो है Fe+2 आयन और फेरस जो हाइड्रोक्साइड है उसके लिए क्या है, ये बाउंड्री लाइन है। इस DE लाइन के लेफ्ट साइड में कौन से, यानी कि लो pH पर कौन सा आयन स्थायी होगा, Fe+2, और इसका ये प्रीडोमिनेंस एरिया है। और pH हाई पर यानी कि बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में कौन सा यौगिक स्थायी होगा, इसका FeOH होल ट्वाइस, यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। FeOH थ्राइस जो है सॉलिड फॉर्म में है और ये H आयनों के साथ अभिक्रिया करके किसमें बदल रहा है, FeOH थ्राइस में बदल रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में Fe का जो ऑक्सीकरण अंक है कितना है, +3, और जो प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है और अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण किए जा रहे हैं, अतः ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रिडॉक्स। चूंकि इस अभिक्रिया में H आयन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, H आयन जो है अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो ये अभिक्रियाएं भी क्या हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसकी कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स और एसिड बेस रिएक्शन की। तो पहले भी हमने बताया है कि कोई जो अभिक्रिया कॉम्बिनेशन होती है रिडॉक्स और एसिड बेस की, उनको पोरबैक्स डायग्राम में किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप लाइन के द्वारा। चित्र में ये DF लाइन के द्वारा इसको क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें DF लाइन के ऊपर जो है किसका एरिया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और इसके DS लाइन के नीचे क्या है, FeOH थ्राइस का एरिया है, जो किसके रूप में हो रहा है, फेरस हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में दो वर्टिकल लाइन, दो स्लोपी लाइन और दिखाई गई है, जिसे GH और IJ से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो GH और IJ है ये वाटर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इस GH लाइन से ऊपर जो है वाटर क्या हो जाता है, अपचयन विभव का मान ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, वाटर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, ऑक्सीजन में। इसी तरह IJ के जो नीचे का क्षेत्र है उसमें जो है वाटर जो है किसमें अपचयित हो रहा है, H2 में। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो Fe के लिए हमने बताया है, ये वाटर स्टेबिलिटी क्षेत्र कहलाता है, जिसमें जो है ना तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और ना ही क्या होता है, अपचयन होता है,
और इन सारी अभिक्रियाओं का अध्ययन हम जो है फॉरबैक्स डायग्राम में वाटर का जो स्टेबिलिटी क्षेत्र है, वाटर का जो स्टेबिलिटी फील्ड है, उसके अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हम पूरी इसकी समरी देखें फॉरबैक्स डायग्राम की, तो इसमें दो तरह की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं। एक तो तीन तरह की अभिक्रियाएं, हमने तीन तरह की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। पहली तो अभिक्रियाएं हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इन रिडॉक्स अभिक्रियाओं को हम सदैव किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। दूसरी जो अभिक्रियाएं हैं हमने पढ़ी हैं एसिड बेस रिएक्शन। इन एसिड बेस रिएक्शन को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सदैव वर्टिकल लाइन के द्वारा। तीसरी हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि रिडॉक्स और एसिड बेस रिएक्शन का क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी। इनको हम सदैव किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोपी लाइन के द्वारा। अर्थात अगर हम पीएच बढ़ाते हैं तो अपचयन विभव का मान जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यदि हम पीएच को इंक्रीज करते हैं तो अपचयन विभव का मान डिक्रीज होता है, पीएच को डिक्रीज करते हैं तो अपचयन विभव का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से फॉरबैक्स डायग्राम की सहायता से हम किसी भी स्पीशीज की स्टेबिलिटी को पीएच और अपचयन विभव की कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, उसकी थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।